चलिए आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आज हमको देखना है क्या, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है जी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मतलब वंशागतिकी के गुणसूत्री सिद्धांत अपन को देखने हैं। ठीक है जी, वंशागतिकी के गुणसूत्री सिद्धांत अपन को देखने हैं। ठीक है, किसने दिया था? सटन एवं बोवेरी ने दिया था। ठीक है जी, सटन एवं बोवेरी ने लिया था। कब दिया था? 1903 में दिया था। ठीक है जी, किस पे रिसर्च किया था? क्वेश्चन, ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। ठीक है जी, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पे प्रयोग किया था। ठीक है, ये बात अपन को याद रखनी है। ठीक, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? सटन एंड बोवेरी ने दिया था। कब दिया था? 1903 में दिया था। और ये ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर नामक किसने दिया था? फ्रूट फ्लाई पे दिया था। फ्रूट फ्लाई मतलब जैसे ड्रोसोफिला कौन सा होता है? आपके घर में जनरली पाया जाता है। ठीक है, जैसे आपके घर में कोई फल का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो उसपे जो छोटी छोटी मक्खियां आ जाती हैं, एकदम छोटी छोटी। ठीक है, उसी को ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कहा जाता है। ठीक है जी, उसी को क्या कहा जाता है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। मीठी चीजें आ जाती है तो वहां पे आ जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? सीजी में क्या बोलते हैं? सीजी में गुनगुट्टी बोलते हैं, है ना? तो वही है। तो इतने छोटे छोटे चीजों पर, इतने छोटे छोटे मक्खियों पर सटन एवं बोवेरी नामक वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया था। ठीक है, अब कैसे किया होगा? आपने मक्खी पिक्चर देखा होगा। ठीक है, मक्खी मक्खी पिक्चर देखे हैं आपने? ठीक, हाँ, मक्खी पिक्चर देखा आपने? मक्खी पिक्चर में किस तरीके से वो जो मक्खी होता है वो काम करता है, एक्ट करता है। तो उस पर डायरेक्टर राजा मौली ने कितना एक्सपेरिमेंट किया होगा, कितना रिसर्च किया होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ भी रिसर्च किया जाता था। ठीक है, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है कि प्रत्येक जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम पे स्थित होते हैं। ठीक है जी, प्रत्येक जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम के अंदर स्थित होते हैं। मतलब देखिए, यदि हमारे पास एक क्रोमोसोम है इस तरीके से, ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि सेंट्रोमियर होता है। ठीक, सेंट्रियोल सेंट्रोमियर होता है, फिर इधर टीलोमियर, ऐसा ऐसा करके बहुत सारा कुछ हमने पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया क्या? हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर क्या रहता है? डीएनए रहता है। इस तरीके से डीएनए के जो थ्रेड्स होते हैं वो इस तरीके से बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, डीएनए के जो थ्रेड्स होते हैं वो इस तरीके से बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, यही डीएनए का एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है? जीन्स कहलाता है। ठीक है जी, यही डीएनए का एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है? जीन्स कहलाता है, जो सूचनाओं का वहन करता है। सूचना मतलब कौन सा? डाटा। डाटा मतलब जो लक्षण को कैरी कर रहा है। ठीक है, जैसे आंखों का रंग हो गया। ठीक है, हाइट हो गया। ठीक, और भी बहुत सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो ये सूचना किसके अंदर निहित रहती है? जीन्स के अंदर निहित रहती है। ठीक है जी, और यही जीन्स आगे चल के प्रोटीन में चेंज हो जाता है, प्रोटीन बनाता है, और वही प्रोटीन उस लक्षण को क्या करता है? शो करता है ना? इतना तो हमको अपन को पता है। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है कि प्रत्येक जीन जो होते हैं वो क्रोमोसोम के अंदर स्थित होते हैं, और यही अनुवांशिक सूचनाओं का वहन करते हैं। ठीक है, और यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है जी, यही क्या करते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और इन इन क्रोमोसोम में जीन की संख्या हजारों से लेकर लाखों तक हो सकती है ना? हजारों से लेके लाखों तक हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से जब हैप्लॉइड सेल होते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड सेल मतलब गैमेट गैमेट बनते हैं, दोनों के मध्य क्रॉस होता है तो 2n हो जाता है। ठीक है, 2n हो जाता है, तो ये मान ले लेते हैं, ये फादर है और ये मदर है। ठीक है जी, तो फादर का हैप्लॉइड सेल मतलब 23 ह्यूमन का देखें, और मदर का 23। ठीक है, अब इसमें 23 क्रोमोसोम है, इसमें 23 क्रोमोसोम है, तो इनके क्रोमोसोम में, इनका क्रोमोसोम ऐसा है, इनका क्रोमोसोम में ऐसा है। अब मेल में, मदर वाला कैरेक्टर है, और फादर में फादर वाले कैरेक्टर है। मतलब फादर के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है वो इसके हैप्लॉइड क्रोमोसोम में है, और इधर में फीमेल के जितने भी गुण है, वैरायटी है, कलर है, जो भी है वो इधर किसमें है? इसमें। ठीक है, अब इनके जो क्रोमोसोम के अंदर जो जीन स्थित है, इस तरीके से यहाँ पे जीन्स स्थित हैं जो डीएनए के अंदर स्थित है। इस तरीके से हमारा डीएनए है, ये छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे जीन, यहाँ पे जीन, यहाँ पे जीन, यहाँ पे जीन, इस तरीके से जीन्स यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब इन्हीं के जो जीन्स होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है जी, इन्हीं के जो जीन्स होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आपने सोचा होगा कि आप क्यों अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हैं। ठीक है, या आपका व्यवहार अपने मम्मी पापा के जैसा क्यों है? या आपने देखा होगा, लड़का है, कोई लड़का है, तो उस लड़के का आवाज उसके सेम टू सेम अपने पापा के जैसा ही होता है। ठीक है, मम्मी है तो मम्मी का आवाज जो है वो सेम टू सेम पापा के जैसा ही होता है। ठीक है, कई लड़कियां अपने मम्मी पे जाती है, कई लड़कियां अपने पापा पे जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि जीन्स की वंशागतिकी होती है। ठीक है जी, जीन्स की वंशागतिकी होती है, क्योंकि वो जो कैरेक्टर है वो जीन में स्थित है, और वही जो जीन होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ठीक है, इस वजह से आप में मम्मी के भी समान गुण होते हैं और पापा के समान भी गुण होते हैं। समझ में आ गया?
तो ये क्यों हो जाता है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से। ठीक है जी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से अपन को देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो हैप्लॉइड से डाया हो सकता है, ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल चाइल्ड भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मदर है, तो मदर के क्रोमोसोम के अंदर उसका फेस का कलर हो गया, आवाज हो गया, हेयर का कलर हो गया, ठीक है, आंखों का कलर हो गया, ये सारा कुछ आ गया। इधर इसमें बिहेवियर आ गया, मेल का बिहेवियर आ गया, दोनों का मतलब क्रॉस हुआ तो अपन को ये लक्षण भी देखने को मिला, ये लक्षण भी देखने को मिला। ठीक है, तो ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो क्रोमोसोम के माध्यम से ही, गुणसूत्र के अंदर जो जीन होते हैं उसके माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, यही किसने कहा? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ने कहा। ठीक है, तो इसमें सटन एंड बोवेरी ने जब ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो जैसा आंखों का रंग मेल और फीमेल का रहता है वैसा ही सेम चाइल्ड में देखने को मिलता है। जैसे उनके फीदर्स फीदर्स मतलब पंख का आकार होता है वैसा वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, फीमेल का फीदर्स बड़ा होता है, फीमेल का साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो बनने वाले जो संतानें होती है वह फीमेल का फीदर बड़ा और फीमेल का साइज बड़ा होता है। ठीक है, मेल का साइज छोटा होता है तो मेल का साइज छोटा होता है। ये हम आगे देखेंगे। उसका कलर कैसा है? ग्रे है, वेस्टिजियल विंग्स है, ठीक है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, क्या है, कैसा है। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से ये पता चला कि समस्त जो जेनेटिक सूचनाएं होती है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, वे सारे के सारे किस में स्थित होते हैं? जीन्स के अंदर स्थित होते हैं। ठीक है, और यह जीन्स किस में होता है? क्रोमोसोम के अंदर डीएनए में स्थित होता है। ठीक है जी, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए में स्थित होता है। ठीक है, अब कई बार क्या हो जाते हैं, ये जो जीन्स होते हैं वो एक साथ एक साथ जाते हैं। ठीक है, एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उनमें क्या हो जाता है? बीच में क्या हो जाता है? क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। ठीक है जी, बीच में क्या हो जाता है? क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर होने के कारण ही अपन को नए लक्षण देखने को मिलते हैं या दोनों के मिश्रित लक्षण भी अपन को देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? तो कुछ लक्षण जो होते हैं वो साथ साथ जाते हैं और कुछ जेनेटिक कैरेक्टर जो होते हैं या जेनेटिक सूचनाएं जो होती है वो क्रॉसिंग ओवर के कारण नई सूचनाओं का वहन करती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्या कहलाता है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको सटन एवं बोवेरी ने दिया था 1903 में दिया था। ठीक है, प्रत्येक क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स होते हैं उनकी संख्या लाखों में हो सकती है। ठीक है जी, और प्रत्येक जीन का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। ठीक, तो ये क्या कहलाता है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्या? लिंकेज, लिंकेज इन द क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, सहलग्नता एवं क्रॉसिंग ओवर अपन को देखना है। ठीक है, सहलग्नता एवं क्रॉसिंग ओवर देखना है। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं लिंकेज। लिंकेज मतलब सहलग्नता। लिंकेज मतलब क्या हो जाता है? सहलग्नता। ठीक है, सहलग्नता का अर्थ क्या होता है? सहलग्नता का अर्थ क्या होता है? सहलग्नता मतलब साथ साथ चलना। ठीक है जी, एक साथ सबको लेके चलना क्या कहलाता है? सहलग्नता कहलाता है। तो सहलग्नता का बेसिक अर्थ क्या हुआ? क्रोमोसोम के अंदर जो जीन स्थित होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर जो जीन स्थित होते हैं वो एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। यही क्या कहलाता है? सहलग्नता कहलाता है। ठीक है जी, यही क्या कहलाता है? सहलग्नता कहलाता है। फिर से सुनो, क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स होते हैं, ठीक है, मान लो जाइए पहला जीन्स है, यहाँ पे बी जीन्स है, यहाँ पे सी जीन्स है, यहाँ पे डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ई एफ जी एच आई जे के एल, इस तरीके से बहुत सारे प्रकार के जीन्स है। ये हम इतना सिंपल छोटा सही लिखे हैं लेकिन इनकी संख्या लाखों में हो सकती है ना। 23 जोड़ी क्रोमोसोम है। ठीक है जी, 23 जोड़ी क्रोमोसोम है तो बहुत सारे 23 लाख प्रकार के जीन्स हो गए। ठीक है, और 46 दोनों, इधर 23 मिला उधर 23 मिला तो 46 लाख क्रोमोसोम, 46 लाख जीन्स हो गए। ठीक है, तो टोटल इतने सारे जीन्स मिलकर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मेशन करते हैं जो अपन को दूसरी पीढ़ी में देखने को मिलता है। ठीक है, उनका जीनोटाइप अलग होगा, उनका फिनोटाइप अलग होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो बेसिकली लिंकेज क्या होता है? लिंकेज क्या होता है? जीन्स का समूह होता है। ठीक है, जीन का ग्रुप होता है, जीन्स ग्रुप, जीन्स का ग्रुप होता है जो एक पीढ़ी से, मतलब मेल और फीमेल हो गया, ये फीमेल और ये मेल दोनों के बीच क्रॉस हुआ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। मानने वाला संतति मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, तो जीन्स क्या हो जाता है? लिंकेज बेसिकली क्या होता है? संलग्नता क्या होता है? जीन्स का ग्रुप होता है या समूह होता है। ठीक है जी, जीन्स का ग्रुप या समूह होता है जो एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है जी, और ये किसके अंदर रहता है? क्रोमोसोम के अंदर निहित रहते हैं। क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए रहता है उसके अंदर जीन्स निहित रहते हैं और ये एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, यही सहलग्नता कहलाता है। ठीक है जी, यही क्या कहलाता है? लिंकेज कहलाता है या सहलग्नता कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ए जीन हो गया, बी जीन हो गया, सी जीन हो गया, डी जीन हो गया, डी जीन हो गया, ई जीन हो गया, एफ जीन हो गया। ये सारे के सारे क्या है? जीन्स है। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या है? संलग्न जीन्स है जो एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, मतलब मदर फादर टू चाइल्ड में जा रहे हैं। ठीक है जी,
मदर फादर टू चाइल्ड में जा रहे हैं, यही क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। ठीक है जी, यही क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसका पास्ट समझिए थोड़ा सा। ठीक है, मेंडल सफल क्यों रहे? ठीक है जी, मेंडल सफल क्यों रहे थे? क्योंकि उन्होंने 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिया था, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, अब क्या बोला जाता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या बोलता है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या हो जाता है, जो लक्षण एक साथ उपस्थित होते हैं, जो जीन एक साथ उपस्थित होते हैं, वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है जी, एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। मान लो जाए कैपिटल टी का है, ये स्मॉल टी का है। ठीक है जी, कैपिटल टी का है, स्मॉल टी का है। ठीक, अब ये उन्होंने बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये कैरेक्टरिस्टिक जाते हैं। ठीक है, अब फिर उन्होंने एक नियम दिया कि क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वो नियम क्या है, कौन सा नियम है? अरे यार क्या नियम है, चल याद नहीं आ रहा है मेरे को, क्या है, क्या क्या नियम दिया था, प्रभाविता का नियम। ठीक है जी, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ क्या तीसरा नियम क्या था बताइए आप लोग, तीसरा नियम क्या था? लॉ ऑफ, देखो याद नहीं आ रहा है, एकदम अचानक समय में याद नहीं आ रहा है। चलिए, हाँ तो वो कौन सा थ्योरी था, कौन सा थ्योरी था यार, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बोला जाता था कि प्रत्येक जो फैक्टर होंगे, प्रत्येक जो एलील होंगे, वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट सेपरेट जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक जो एलील होते हैं वो सेपरेट सेपरेट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, मतलब गैमेट्स के रूप में जाते हैं। ठीक है ना, गैमेट्स के रूप में जाते हैं, मतलब ये बोल दिया गया है कि कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो उसका एक फैक्टर ही क्या हो जाएगा, गैमेट फॉर्मेशन में भाग लेगा। इस तरीके से कैपिटल टी इस तरीके से, और दोनों मिल जाएंगे, नया इलेक्शन प्रकट करेंगे। यही क्या कहलाता था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाता था। ठीक है जी, यही क्या कहलाता था, स्वतंत्र उपयूहन का नियम। ठीक है, लेकिन क्या हो गया, इस नियम के बाद ये पता चलने लगा कि हाँ क्रॉसिंग ओवर, या क्रॉसिंग ओवर बोलता हूँ जी, इस नियम के बाद ये पता चला कि संकरण नाम की भी प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से संकरण की प्रक्रिया, मतलब एक जीव दूसरे जीव दोनों को मिला के एक ही जाति के दो स्पीसीज को क्रॉस करा के संकरण कराया जाने लगा, हाइब्रिडाइजेशन कराने लगा। ठीक है, लेकिन मेंडल के नियम की जो सफलता के जो कारण थे वो कैसे थे, वो क्यों थे, क्योंकि देखिए क्यों थे, क्योंकि उनके जो प्रत्येक जो फैक्टर होते थे वो अलग अलग क्रोमोसोम पे स्थित होते, पहले नंबर पे अलग क्रोमोसोम। ठीक है, पहला कैरेक्टर या पहला लक्षण जो था वो अलग क्रोमोसोम पे था, दूसरा लक्षण जो था वो अलग क्रोमोसोम पे था, तीसरा जो लक्षण के जो एलील थे वो अलग क्रोमोसोम पे थे, अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। ठीक है जी, इस वजह से अलग अलग क्रोमोसोम होने की वजह से इनमें आसानी से क्रॉसिंग ओवर हो जाता था, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता था, और स्पष्ट रूप से वो अपना लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिखाते थे। ठीक है जी, स्पष्ट रूप से अपना लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दर्शाते थे। और मेंडल केवल दो लक्षणों को ही लेते थे, एक लक्षण को लिया या दो लक्षणों को लिया जो दो आपस में असमानता दिखाते थे, बाकी तो सेम सेम ही थे। तो बाकी तो सेम सेम कैरेक्टरिस्टिक अपन को देखने को मिलते थे। ठीक है जी, बाकी संलग्नता के कारण एक साथ अपने लक्षण प्रकट करते थे, लेकिन जिनमें ये वाला कैरेक्टरिस्टिक देखते देखते थे। ठीक है जी, जो जैसे एक लक्षण पे उन्होंने क्रॉसिंग ओवर किया, या एक लक्षण पे उन्होंने क्रॉस किया, एक जोड़ी विपरीत लक्षण पे, जैसे लंबेपन का गुण और बौनेपन का गुण, दोनों में क्या किया, क्रॉस किया। ठीक है, दोनों में से यदि क्रॉस कराया तो फिर इनके जो लक्षण थे वो अलग अलग देखने को मिले, कैपिटल टी देखने को मिलेगा, स्मॉल टी देखने को मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी जो लक्षण है, गोल पीला हरा झुर्रीदार, ये सारा चीज इसमें सेम सेम रहेगा। ठीक है, तो ये मेंडल के नियम की सफलता के कारण थे। इसके बाद क्या हो गया, संकरण की तकनीकें खोजी गई। ठीक है, संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन की तकनीकें खोजी गई। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारी प्रक्रियाएं, बहुत सारे खोज जो है वो चालू किए गए। ठीक है, तो ये क्या था, लिंकेज था। लिंकेज की खोज के पहले सबसे पहले मेंडल के नियमों को माना गया कि हाँ ये होता है, प्रभावी कैसा होता है, अप्रभावी कैसा होता है। ठीक, उसके बाद पता लगाया गया कि यदि ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी, यदि ये जो लक्षण, बहुत सारे जो लक्षण हमने देखा, गोल पीला हरा झुर्रीदार, ठीक है, ये सारे लक्षण अपन लोग देख रहे हैं, तो वो कैसे आ रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जा रहे हैं। ठीक है जी, तो उसके लिए उन्होंने क्या नाम दिया, लिंकेज नाम दिया। ठीक है जी, उसके लिए उन्होंने क्या नाम दिया, लिंकेज या सहलग्नता। ठीक है, सहलग्नता क्या बोला, संलग्नता ने क्या बोला कि प्रत्येक जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम के अंदर स्थित होते हैं। ठीक है जी, और प्रत्येक क्रोमोसोम पर अलग अलग लोकस होता है, लोकस मतलब जीन के पाए जाने का स्थान। तो ये एक लोकस है जहाँ पे ए जीन पाया जा रहा है, ये दूसरा लोकस है जहाँ पे बी जीन पाया जा रहा है, ये तीसरा लोकस है जहाँ पे सी जीन पाया जा रहा है। अब ये सभी के सभी जीन एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, यही क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। ठीक है जी, यही क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। ठीक, अब देखिए मान लो जाए ये एक क्रोमोसोम है,
इस तरीके से एक क्रोमोसोम है और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये डीएनए, ठीक है जी, इस तरीके से डीएनए। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे ए है जी, यहाँ पे, और यहाँ पे बी जीन है, यहाँ पे सी जीन, ठीक है जी, यहाँ पे बी जीन है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक जो जीन्स होंगे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, ठीक है जी। अब इन जीनों के मध्य भी सहलग्नता पाई जाएगी। सहलग्न मतलब वो एक दूसरे से सहलग्न है कि असंलग्न है, मतलब एक दूसरे के साथ वो साथ साथ जाएंगे कि एक दूसरे से वो दूर दूर जाएंगे, ठीक है जी। तो ये क्या कहलाता है, लिंकेज ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप मतलब संलग्न समूह, ठीक है जी। संलग्न समूह का अर्थ ये होता है कि जितने भी जीन्स होंगे, ठीक है जी, जितने भी जीन्स होंगे क्या वो एक साथ जाएंगे या अलग अलग जाएंगे, ठीक है जी, यही क्या कहलाता है, लिंकेज ग्रुप कहलाता है। मतलब ऐसे कितने संलग्न जीन्स हैं, ठीक है जी, इतने कितने संलग्न जीन्स हैं जो एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, वो लिंकेज जीन कहलाते हैं या लिंकेज ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। तो अब हम मान के चलते हैं ए वाला जो लोकस पे जो जीन स्थित है, ए लोकस पे जो ए जीन स्थित है, बी लोकस पे जो बी जीन स्थित है, ये दोनों आपस में क्या है, संलग्न है। मतलब ये दोनों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ साथ जाते हैं, ठीक है जी। ये वाला लंबेपन का गुण दिखाता है, ये वाला बौनेपन का गुण दिखाता है, ठीक है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ साथ जा रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है ए और बी दोनों संलग्न जीन है, ठीक है, लेकिन ए और सी असंलग्न है। असंलग्न है मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों साथ साथ नहीं जाते, मतलब ये क्या हो जाएंगे, असंलग्न हो जाएंगे जी, असंलग्न जीन हो जाएंगे, ठीक है जी, ये क्या हो जाएंगे, असंलग्न जीन हो जाएंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि बी और सी आपस में संलग्नता दिखा रहे हैं, मतलब बी और सी एक साथ जा सकते हैं, ठीक है, तो ये संलग्न जीन हो गए और ए और सी क्या हो जाएंगे, असंलग्न जीन हो जाएंगे, ठीक है। यही क्या कहलाता है, लिंकेज ग्रुप कहलाता है, ठीक है। कितने संलग्न जीन है और कितने असंलग्न जीन है, यही एक साथ क्या कहलाता है, लिंकेज जीन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्रोमोसोम में यदि लाखों जीन्स हैं तो उसमें बहुत सारे संलग्न जीन भी हो सकते हैं, बहुत सारे असंलग्न जीन्स के ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो संलग्न वाला संलग्न जीन्स का ग्रुप कहलाएगा, असंलग्न वाला असंलग्न जीन का ग्रुप कहलाएगा। समझ में आ गया, तो यही क्या कहलाता है, लिंकेज ग्रुप कहलाता है, ठीक है। यही क्या कहलाता है, लिंकेज ग्रुप कहलाता है, ठीक। अब संलग्नता के नियम देखिए क्या क्या नियम है, ठीक है। वही है कि प्रत्येक जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम के अंदर स्थित रहते हैं, प्रत्येक जो जीन्स रहते हैं वो क्रोमोसोम के अंदर स्थित रहते हैं, ठीक है जी, वो और वह अपने लक्षण प्रकट करते हैं, ठीक। दूसरा दूसरा नियम क्या है, प्रत्येक जीन आपस में संलग्न और असंलग्न दोनों हो सकते हैं, ठीक है जी। प्रत्येक जो जीन है वो आपस में संलग्न और असंलग्न दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो संलग्न मतलब ए और बी दोनों एक साथ जा रहे हैं, मतलब वो संलग्न है, मतलब ए और बी दोनों मित्र हैं, ठीक है। जैसे आप अपने स्कूल जाते हैं तो आप अपने फेवरेट पर्सन के साथ जाते हैं, आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जाते हैं, ठीक है। तो दो सहेलियां हैं, दो सहेलियां रोज एक साथ स्कूल जाती है और रोज एक साथ स्कूल से वापस आती है, ठीक है। तो वो दोनों आपस में संलग्न है, ठीक है। अब ये दोनों सहेलियां हैं, इससे एक जलने वाली लड़की दूसरी और है जो उससे जलती है या उससे दुश्मनी रखती है, वो सी है, ठीक है। और वो इन दोनों के साथ चिढ़ती है, ठीक है जी, इन दोनों के साथ चिढ़ती है, मतलब बी वाले के साथ चिढ़ती है, तो बी वाले के साथ वो जाना नहीं चाहती, लेकिन ए वाले के साथ उसकी दोस्ती है, ठीक है जी, ए वाले के साथ उसकी दोस्ती। समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो दोनों आपस में एक साथ जा रहे हैं वो संलग्न है और दो आपस में नहीं जा रहे हैं वो असंलग्न असंलग्न है। समझ में आ गया। तो ये क्या है, लिंकेज के नियम, ठीक है। इसके अलावा ये एक साथ ग्रुप में जाते हैं, मतलब जितने भी जीन्स होते हैं वो एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, यही क्या कहलाता है, संलग्न जीन्स कहलाते हैं, ठीक है जी। यही क्या कहलाते हैं, संलग्न जीन्स कहलाते हैं। इसी वजह से जितने भी कैरेक्टरिस्टिक एक बेबी में अपन को देखने को मिलता है या एक प्लांट में अपन को देखने को मिलता है, सेम टू सेम प्लांट होता है, इट इज अपने पेरेंटल पेरेंटल प्लांट के जैसे ही होता है, ठीक है। उसी तरीके से ह्यूमंस में भी देखा जाए, एनिमल्स में भी देखा जाए, तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होते हैं जो सेम टू सेम मम्मी पापा के जैसे ही दिखते हैं, ठीक है। क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि वो संलग्न जीन्स होते हैं और एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है। तीसरा नियम ये है कि जो जीन्स होते हैं वो रैखिक क्रम में स्थित होते हैं। रैखिक क्रम मतलब ए यहाँ है तो बी यहाँ है तो सी यहाँ है तो डी यहाँ है, ई एफ जी एच आई जे के एल, इस तरीके से जितने भी जीन्स होंगे इस तरीके से रैखिक क्रम में उपस्थित रहेंगे, ठीक है जी, इस तरीके से रैखिक क्रम में उपस्थित रहेंगे। और प्रत्येक जो जीन्स होगा वो अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, लेकिन एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। समझ में आ गया। ए अलग कैरेक्टर शो कर रहा है, बी अलग शो कर रहा है, सी अलग शो कर रहा है, ठीक है। हम मान लेते हैं ये तीनों संलग्न जीन है तो ये तीनों एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, ये सभी संलग्न है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, लेकिन इनका लक्षण या इनका कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होगा। समझ में आ गया। तो यही क्या कहलाता है, लिंकेज ग्रुप कहलाता है, ठीक है जी। यही क्या कहलाता है, लिंकेज ग्रुप कहलाते हैं, ठीक। ठीक है जी, ये क्या कहलाता है, लिंकेज ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है।
अब इसी संलग्न जीन्स की वजह से या इसी संलग्नता की वजह से हमको एक पीढ़ी से एक मिनट, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाने पर हमको समानता दिखाई देती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाने पर हमको क्या दिखती है? समानता दिखाई देती है। ठीक है जी, समानता दिखाई देती है। तो क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि वो संलग्न जीन की वजह से। ठीक है, अब कई बार क्या हो जाते हैं, एक क्रोमोसोम के अंदर जीन्स की जो दूरी होती है या लोकस की जो दूरी होती है वो अलग अलग हो जाती है इस तरीके से। ठीक है जी, लोकस की जो दूरी होती है वो अलग अलग हो जाती है इस तरीके से। ठीक, अब हम मान लेते हैं एक जीन जो है वो यहाँ पे है, ए पे है, और एक जीन जो है वो बी पे। तो यहाँ पे क्या हो गया? दूरियां हो गई। ठीक है जी, दूरियां हो गई। यदि क्रोमोसोम के अंदर दूरियां हो जाती है, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स के बीच दूरियां हो जाती है तो असंलग्न हो जाते हैं। और असंलग्न होने की वजह से इनमें क्या हो जाता है? क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। इनमें क्या हो जाता है? क्रॉसिंग ओवर के गुण देखने को मिलते हैं। इस वजह से कुछ लक्षणों में समानता होते हुए भी हम अपने माता पिता से थोड़े बहुत क्या होते हैं? अलग होते हैं। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। समझ में आ गया? कुछ जीन जो होते हैं उनके बीच की दूरियां बढ़ जाती है। ठीक है जी, कुछ जीन जो होते हैं उनके बीच की दूरियां बढ़ जाती है जिससे वो असंलग्न हो जाते हैं। ठीक है जी, असंलग्न हो गया मतलब संलग्नता समाप्त होगी। संलग्नता समाप्त होगी मतलब वो दोनों एक साथ नहीं जा सकते। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है? क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है? क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। ठीक, अब हम मान लेते हैं, अब हम मान के चलते हैं ये ए क्रोमोसोम है और इधर बी क्रोमोसोम। ठीक है ना, इधर क्या है? बी क्रोमोसोम। इस तरीके से देखिए, ठीक है, इस तरीके से बी क्रोमोसोम। ठीक, ठीक है जी, तो यहाँ पे ठीक, तो यहाँ पे देखिए, ये ए क्रोमोसोम हो गया, ये बी क्रोमोसोम हो गया। उसी प्रकार से ये मान के चलते हैं, ये मेल का है, ये मेल का है, ये फीमेल का है, ये ए क्रोमोसोम है, ये बी क्रोमोसोम। अब यहाँ पे एक जो जीन है वो सी पे है, एक जो जीन है वो डी पे है। यहाँ पे भी दूरियां हैं। ठीक है जी, यहाँ पे भी दूरियां हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन दोनों के मध्य क्या हो जाएगा? क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। ठीक है जी, इन दोनों के मध्य क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। तो ए वाला सिरे इसमें चला जाएगा और सी वाला सिरे किसमें आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये सी वाला जीन इसमें आ गया और ए वाला जीन इसमें चला गया। तो यहाँ पे ए कर देते हैं, यहाँ पे सी कर देते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से कभी क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। जब संलग्न जीन्स के बीच की दूरियां बढ़ जाती है तो उनमें क्या हो जाता है? क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। और क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से अपन को नए नए लक्षण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, तो यही क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ठीक है जी, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इनके बीच की जो दूरियां है उसको हम क्या मान लेते हैं? डी मान लेते हैं। ठीक है जी, इनके बीच की जो दूरियां है उसको क्या मान लेते हैं? डी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, जितना दूरी बढ़ेगा, जितना जीन्स के बीच दूरी बढ़ेगा उतना सहलग्नता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है जी, उतना सहलग्नता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो सहलग्नता बेसिकली क्या होता है? सहलग्नता बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, किसकी दूरी की? जीन्स के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये बात आप लोग को याद रखना। मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना सहलग्नता कम होगी, जितना दूरी घटेगा, ठीक है जी, जितना दूरी घटेगा उतना सहलग्नता अधिक होगा। ठीक है, इससे ये साबित होता है कि जो जीन्स जितने पास पास स्थित होंगे वो संलग्न जीन्स होंगे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आसानी से जाएंगे। ठीक है, और जो जीन्स जितने दूर दूर स्थित होंगे वहां पे संलग्नता कम हो जाएगी। संलग्नता कम होने की वजह से क्रॉसिंग ओवर होगा। समझ में आ गया? तो इससे इसी टॉपिक से क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। क्वेश्चन पूछ दिया, यदि एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर दो लोकस स्थित हैं, दोनों लोकस के बीच की दूरियां अधिक है। ठीक है, तो उनमें संलग्न जीन के होने की संभावना कितनी है? ठीक है, या उनमें क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना है या नहीं है? ठीक है, तो इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है।